प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पिछले क्लास में हमने बायो-सेवर्ट के नियम को पढ़ा था और उसको सूत्र को भी दिखे थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे क्लिक करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, धारावाही चालक तार, तो क्या करेंगे हम इसमें एक चालक तार लेंगे और चालक तार की लंबाई जो है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। इस टॉपिक को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिजु रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वो वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक दोनों एक ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार ले लेते हैं। यह है हमारा एक अनंत लंबाई का तार। ठीक, अब तार का नाम दे देते हैं हम x और दे देते हैं इसको y। ठीक, तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक, तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। अब तार के मध्य बिंदु O से, तार के मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। अब चूँकि हम जानते हैं बायो-सेवर्ट के नियम में हमें एक अल्पांश लेना पड़ता है, तो इस चालक तार में हम ये बिंदु O से x दूरी पर, कौन सी दूरी पर? x दूरी पर, ये हम x दूरी पर, ठीक, बिंदु O से x दूरी पर एक अल्पांश ले लेते हैं। ये अल्पांश होगा आपका a और ये होगा b। ठीक, क्या किए भाई, बिंदु O से x दूरी पर एक अल्पांश a और b लिए। अल्पांश की लंबाई क्या होती है? dl। अल्पांश मतलब होता है छोटा सा खंड या छोटा सा टुकड़ा। जैसे कि ये हमारा चालक तार है तो इसका एक छोटा सा खंड, उसी को कहते हैं हम अल्पांश। अल्पांश को हम dl से दिखाते हैं, d लग जाता है मतलब उस लंबाई का क्या हो जाता है, वो छोटा सा भाग हो जाता है। अब हम जानते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से, क्या जानते हैं, अल्पांश से r दूरी पर बिंदु P होता है। तो यहाँ पे बिंदु P है तो हम क्या करेंगे, अल्पांश और बिंदु P को मिलाएंगे, जिसके बीच की दूरी क्या होगा, r। तो चलिए मिला देते हैं हम, a से मिला देते हैं इसको। ठीक, इसके बीच की दूरी हो जाएगा r, b को भी मिला दीजिए, इसको भी हम मिला देते हैं। अब यहाँ पे APO, इसके बीच का कोण ले लेता हूँ मैं अल्फा। क्या ले लेता हूँ? अल्फा। चूँकि ऊपर वाला जो भाग है वो अल्पांश का भाग है, इसलिए हम इसको जब अल्फा लिए हैं तो ये अल्पांश है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डी अल्फा ले लेते हैं। डी अल्फा, डी अल्फा को आप यहाँ पे लिखेंगे, मुझे लिखते नहीं बन रहा था इसलिए मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक, अब बी और पी पर बिंदु ए से एक लंब डालते हैं हम और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम सी। ठीक, चित्र हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ। एक बार और देखेंगे आप, एक्स वाई एक अनंत लंबाई के चालक तार हैं जिससे बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से x दूरी पर एक अल्पांश AB लेते हैं जिसकी लंबाई होगा DL। अल्पांश को बिंदु P से मिलाएं जिसके बीच की दूरी दिए हम R, और यहाँ पे के कोण को क्या दिए, APO। इसके बीच का कोण होगा अल्फा और ये अल्पांश अर्थात B और ये इसके बीच का कोण होगा डी अल्फा। ठीक, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से चित्र हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं व्यंजक। ठीक, चित्र के बारे में मैं आपको लिखा देता हूँ वर्णन करके। वर्णन, ये वर्णन। चलिए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, माना एक्स वाई अनंत लंबाई के सीधे चालक तार हैं जिसमें धारा I x से y की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार से D दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, मध्य बिंदु O से x दूरी पर एक अल्पांश AB लेते हैं जिसकी लंबाई DL है। इससे बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r है। इस तरह से आप वर्णन में इतने को बताएंगे। फिर देखते हैं हम व्यंजक।
ठीक, चलिए देखेंगे व्यंजक में हम क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करेंगे। तो बायो-सेवर्ट के नियम क्या है भाई हमारा, पहले अल्पांश से जाता है, तो अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक, बायो-सेवर्ट के नियम अर्थात अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इक्वल टू होता है μ0/4 पाई और ये होता है IDL साइन थीटा बटे r का स्क्वायर। ये होता है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज से, त्रिभुज देखिए इसमें क्या है आपका, हम AC को क्या किए हैं, B और P के ऊपर लंब डाले हैं। तो AC है वो BP के ऊपर लंब है, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 90 अंश का कोण और इधर भी बनेगा आपका 90 अंश का कोण। तो जो हम लंब डाले हैं A और C उसको हम लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे AC किस पर लंब डाले हैं भाई, B और P के ऊपर। किस पर डाले हैं, B और P के ऊपर। तो AC लंब है B और P पर, तो समकोण त्रिभुज देखेंगे हम। क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज हमारा ACB। समकोण त्रिभुज ACB में हमको किसका मान चाहिए, साइन थीटा। तो समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात से लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब तो हमको पता है, AC हम लंब डाले हैं, तो AC होगा आपका लंब और A और B क्या होगा आपके लिए हो जाएगा ये कर्ण। क्योंकि समकोण त्रिभुज जब बनाते हैं तो उसके सामने मतलब 90 अंश बनता है, तो उसके सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। तो ये इस 90 अंश है, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा और लंब होगा आपका A और C, ये होगा लंब। ठीक, देखिए A और C होगा लंब और कर्ण होगा आपका A और B। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है AC और कर्ण क्या है AB। AB अर्थात AB के बीच की लंबाई क्या है DL, तो ये हो जाएगा DL। ठीक, तो साइन थीटा बराबर मिला हमें AC बटे DL। DL को पक्षांतर कर देते हैं तो AC बराबर क्या मिलेगा हमको DL और ये मिलेगा साइन थीटा। इसको दे देते हैं हम समीकरण 2। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे D अल्फा कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है, D अल्फा। तो पुनः त्रिभुज लेंगे हम APC में। ठीक, त्रिभुज APC में हम एक सूत्र जानते हैं कोण का। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो APC में तो APC के लिए कोण क्या है D अल्फा। यहाँ पे हम D अल्फा लिखे हैं, तो कोण होगा आपका D अल्फा। तो कोण की जगह लिखेंगे हम D अल्फा। और चाप क्या होगा, ठीक, इसमें जो चाप डल है मतलब हम इसको कहेंगे A और C को चाप कहेंगे इसके लिए। तो ये होगा AC बटे त्रिज्या अर्थात इसके बीच की दूरी। तो त्रिज्या क्या है R है, तो AC बटे R मिलेगा हमको D अल्फा का मान। अब R को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये मिलेगा हमको R D अल्फा बराबर AC। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC बराबर R D अल्फा और इसको दे देते हैं हम समीकरण 3। ठीक, R को इधर ले जाएंगे तो ये होगा R इंटू डी अल्फा और बचेगा आपका A और C। तो AC इधर है, AC बराबर क्या मिलेगा R D अल्फा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अर्थात AC इज इक्वल टू R D अल्फा। अब समीकरण 2 और 3 से देखते हैं हम। तो समीकरण 2 और 3 का दोनों का बायां पक्ष बराबर है, ये AC है, यहाँ पे भी AC है, तो दोनों का दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण
1 व 2 सी। क्या मिलेगा हमको समीकरण 1 व 2 सी? आर डी अल्फा बराबर डी एल साइन थीटा, या डी एल साइन थीटा बराबर आर डी अल्फा। डी एल साइन थीटा के मान को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण एक में मान रखने पर, चलिए मान रख दीजिए समीकरण 1 में। ठीक, तो क्या रखेंगे हम? डी एल साइन थीटा की जगह डी बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और ये होगा आई को रहने दीजिए आई। डी एल साइन थीटा की जगह हो जाएगा आर इंटू डी अल्फ़ा, आर और ये डी अल्फ़ा। ठीक, और बटे में क्या है आपका? आर का स्क्वायर, तो ये आर का स्क्वायर, एक आर से एक आर काट देना, तो डी बी का मान मिल जाएगा हमको म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और आई डी अल्फ़ा बटे मिलेगा हमको आर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 बटे आर का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? 1 बटे आर का। अर्थात आर कहाँ पे है? देखिए आर हमारा ये है ए और पी, तो हम इसमें क्या करेंगे? त्रिभुज ए ओ पी में कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या होगा? अल्फा, तो त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक, त्रिभुज ए ओ पी में कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा? ओ पी, और कर्ण क्या होगा? ए पी। तो ओ पी के बीच की दूरी क्या है? डी, तो आधार के लिए लेंगे हम डी, और कर्ण के लिए क्या लेंगे? ए पी के बीच की दूरी आर, तो ये होगा डी बटे आर। अब हमको चाहिए 1 बटे आर का मान, तो डी ऊपर में है तो इसको इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी इधर आएगा तो कॉस अल्फा बटे डी इक्वल टू मिलेगा हमको 1 बटे आर। अर्थात 1 बटे आर का मान क्या मिला? कॉस अल्फा बटे डी। अब यहाँ पे हम 1 बटे आर की जगह रखेंगे कॉस अल्फा बटे डी, तो समीकरण 4 में मान को रख देते हैं। समीकरण 4 में मान रखने पर, ठीक, चलिए मान रख दीजिए भाई समीकरण 4 में, तो क्या हो जाएगा? डी बी इक्वल टू मिलेगा हमको म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और 1 बटे आर समझेंगे इसको, तो होगा कॉस अल्फा बटे डी, कॉस अल्फा बटे डी, और क्या है उसके बाद? कॉस अल्फा बटे डी के बाद आई इंटू डी अल्फा, ठीक, आई इंटू डी अल्फा। अब ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके लिए निकाल रहे थे हम? अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम अल्पांश के लिए निकाले हैं, लेकिन हमको क्या करना है? पूरे चालक तार के लिए निकालना है। तो संपूर्ण चालक तार एक्स वाई के कारण बिंदु ओ से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, इसको मैं इस तरह से अलग कर देता हूँ। चलिए फिर निकालते हैं हम संपूर्ण चालक तार, संपूर्ण चालक तार एक्स वाई के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? संपूर्ण के लिए। जब हम अल्पांश के लिए निकाल रहे थे तो क्या लिए थे हम? डी बी लिए थे, तो संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो डी को क्या करेंगे? हम हटा देंगे, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास बी। अब संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे? समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और लिमिट लेंगे। लिमिट क्या लेंगे भाई? देखिए ये है हमारा एक रेखा, और रेखा कितने अंश का कोण बनाता है? 180 अंश का बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 180 अंश का। लेकिन हम बिंदु ओ से देखेंगे तो नीचे वाला बनेगा जो कोण है वो यहाँ से देखेंगे तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ से फिर वो कितने अंश का बनाएगा? 90 अंश का। तो बिंदु ओ से नीचे के लिए देखेंगे तो ये जो 90 है वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और बिंदु ओ से ऊपर के लिए देखेंगे तो ये जो 90 है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो लिमिट लेंगे हम ये -90 और ऊपर मिलेंगे हम +90, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई और कॉस अल्फा आई डी अल्फा, और बटे क्या है? डी। अब देखिए यहाँ पे डी अल्फा के सापेक्ष समाकलन है। किसके सापेक्ष समाकलन है? डी अल्फा के सापेक्ष। अर्थात हम इसमें से अल्फा वाले पद को अंदर रखेंगे, बाकी सभी को क्या करेंगे? हम बाहर निकालेंगे। तो अल्फा वाला पद क्या है? कॉस अल्फा है,
ठीक। तो कॉस अल्फा को छोड़ के बाकी सभी को हम बाहर निकाल देते हैं, तो b इक्वल टू मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा μ0/4 और कॉस अल्फा रहेगा, ठीक, ये निकलेगा I/d, ठीक। और बचेगा आपका -90 से ये +90 और ये मिलेगा कॉस अल्फा और d अल्फा। अब कॉस अल्फा का समाकलन क्या होता है? कॉस अल्फा का समाकलन होता है साइन अल्फा। क्या होता है? साइन अल्फा, ठीक। और लिमिट भी लगा हुआ है तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, और लिमिट का हम प्रयोग करेंगे तो लोअर लिमिट में -90 और अपर लिमिट में हो जाएगा +90। अब लिमिट का सूत्र हम क्या जानते हैं भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट आपको कहाँ पे रखना है? देखिए, डी अल्फा के सापेक्ष हम इसको समाकलन किए हैं, तो यहाँ पे जो अल्फा दिख रहा है, इसी अल्फा की जगह हम एक बार 90 रखेंगे और एक बार रखेंगे -90, तो ये मिलेगा हमको b इक्वल टू μ0/4, ठीक, I/d और अपर लिमिट, ठीक। तो चलिए अल्फा की जगह रखिए 90, तो ये मिलेगा आपको साइन 90। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट की जगह क्या रखेंगे? -90, तो ये हो जाएगा साइन -90, ठीक। इसको ब्रैकेट के अंदर हम बंद कर देते हैं। थोड़ा सा और बच गया, उसको चलिए छोटा सा ऐसे खंड बना के बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक। b इक्वल टू हमको फिर मिल जाएगा b इक्वल टू μ0/4 I/d, ठीक। साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 होता है 1। क्या होता है? 1। और साइन -90 है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक, साइन -थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। हम इसे मैथ्स में पढ़ते हैं। साइन -थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अर्थात ये जो माइनस है वो सामने आ जाएगा, तो माइनस सामने आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। क्या होगा? ये सामने आएगा तो प्लस। अब बचेगा क्या यहाँ पे? साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ठीक। तो b इक्वल टू मिलेगा हमको μ0/4 और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, तो ये होगा 2 और ये साथ में लगा देंगे i, तो 2i/d, ठीक। इस तरह से सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा आपको b इज इक्वल टू μ0/4 2i/d। एक बार देख लेंगे, इधर उधर लिखा गया है तो आपको बता देता हूँ कैसे कैसे बना है, ठीक। स्टार्टिंग हम यहाँ से किए हैं ऊपर से। बायोट-सावर्ट के नियम के से अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं और ये जो बना है वो यहाँ तक बना है, ठीक। ये जो खंड है वो अलग खंड है। फिर यहाँ समीकरण 3 के बाद ये हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो ये समीकरण 4 मिला। फिर cos अल्फा d इक्वल टू 1/r, इसके बाद का जो स्टेप है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक। समीकरण 4 में मान रखने पर ये जो है वो कंप्लीट यहाँ तक गए हैं, b इज इक्वल टू तक, और इसका जो अंतिम 2 लाइन है वो यहाँ मिलेगा आपको ये दोनों, ठीक। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो अगली क्लास में देखेंगे हम धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये जो